हेलो शेन। तो अभी मैं बता रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और ये दो पैरेलल प्लेट है, इनकी बीच की दूरी स्मॉल डी है। डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस स्मॉल टी के बराबर है और जो सरफेस एरिया है एग्जैक्टली सेम है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फर्स्ट, तो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड सी इक्विवेलेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन हम चेंज कर लेंगे कुछ चीज़ें। तो सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो देखिएगा सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है। फर्स्ट मेथड है बेसिक अप्रोच, जिसमें एक को प्लस क्यू चार्ज देंगे, दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देंगे। ठीक है, और किसी भी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और एक बार अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है तो क्या करेंगे, क्यू अपान बी करेंगे, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। और सेकेंड है कि अल्टरनेट अप्रोच का हेल्प ले तो भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग यूज़ करेंगे बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच में क्या है कि इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे, मेथड 1। इसको प्लस क्यू चार्ज दो, इसको माइनस क्यू चार्ज दो। फिर क्या करेंगे, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच की दूरी, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के अंदर अलग होगा, एयर के अंदर अलग होगा, बट जो भी होगा यूनिफॉर्म होगा। तो ये थिकनेस टी है, ये डी है। इस थिकनेस का अपने मन से मैंने T1 मान लिया, दैट्स दिस इज T1। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस प्लेट के बीच में। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, वैक्यूम है तो वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटू बीच का डिस्टेंस T1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू बीच का डिस्टेंस क्या है T मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये वैक्यूम है, वैक्यूम तो Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये थिकनेस कितना होगा, इस पूरे में से इसको घट सब्ट्रैक्ट करोगे तो पूरा क्या है, डी के बराबर माइनस ये डिस्टेंस, तो यह कितना आएगा, T1 प्लस टी। तो T1 प्लस टी सब्ट्रैक्ट करेंगे ना ऐसे। ठीक है, अब देखिए v इक्वल्स लिखेंगे यहाँ से Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट का मान आएगा, बनेगा T1, ये d माइनस T1 प्लस टी। तो ये T1 इस T1 से कट जाएगा तो बचेगा क्या, d माइनस टी बचेगा, सिर्फ d माइनस टी बचेगा, प्लस ये क्या है, Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अच्छा, कैपेसिटेंस कितना होता है, सी इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है Q अपान भी, Q अपान भी। तो अगर मैं इस भी Q को मैं यहाँ भेज दूँ, यहाँ से Q कॉमन निकाल के यहाँ भेज दूँ, यहाँ पे भेज दो, तो ये Q अपान भी सी इक्विवेलेंट होगा, तो ये इनवर्स है ऐसा। तो इसी से क्या आ गया, 1 अपान सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डी माइनस टी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट एंड प्लस टी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इसी को थोड़ा सा समझिएगा, क्या इस T1 का कोई रोल ही नहीं रहा पूरे फॉर्मूले में। 1 अपान सी इक्विवेलेंट में T1 का कोई रोल नहीं रहा, सिर्फ किसका है, D का और स्मॉल t का है बस। तो जब भी कोई पूछेगा सी इक्विवेलेंट बताइए और इस तरह से दिया गया होगा, तो इसको ना हम दूसरे तरीके से ऐसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको तुम यहाँ रखो या किसी प्लेट से सटा दो, बात एक ही है। अगर इधर सटा दोगे तो भी आंसर सेम आएगा। क्या करोगे, इसको इससे टच कर दो, जब इसको इससे टच कराओगे तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा इस तरीके से, किसी भी प्लेट से टच करा दो ऐसा। बट रिपीट कर रहा हूँ, ये जब भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एनर्जी निकालने के लिए किया जाता है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए किया जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो गया, और ये पूरा D था, ये पूरा D था, और ये थिकनेस किसके बराबर है, ये T के बराबर है ना, T के बराबर है।
तो ये क्या आएगा, डी माइनस टी आएगा। तो ये डायग्राम बेसिकली ये है कि ये पूरे का थिकनेस डी, ये इसका थिकनेस टी, तो ये बाकी डी माइनस टी। तो काजी देखो ना, यहाँ पे दो कैपेसिटर बन रहा है, एक कैपेसिटर बन रहा है ये वाला एयर वाला, और एक बन रहा है क्या, डाइलेक्ट्रिक वाला। तो एयर वाला और ये डाइलेक्ट्रिक वाला दोनों किस में आ गए, सीरीज में, एक लाइन में ना, तो सीरीज में आ गया। तो अगर दोनों सीरीज में आ गए तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, लिखे जा रहा हूँ मेथड 2। तो मेथड 2 में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मेथड 2 में हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट अप्रोच है, जितने भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनको इस वाले प्लेट से या इस वाले प्लेट से किसी एक साइड में टच करवा देते हैं, आपस में सबको टच करवा देते हैं, ताकि वैक्यूम वाला पार्ट अलग हो जाए, ताकि वैक्यूम वाला पार्ट अलग हो जाए। वही मैंने किया, सारे डाइलेक्ट्रिक को इससे टच करा दिया। अब ये एयर का डाइलेक्ट्रिक है और ये एयर है कैपेसिटर, और ये डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, दोनों सीरीज में। क्यों, एक ही लाइन मारा ना, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो इसको तो ऐसे इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे। ये एयर डाइलेक्ट्रिक ऐसे दिखा देना, एयर का कैपेसिटेंस ऐसे दिखाओगे, और डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस ऐसे दिखा दो, इस तरीके से। ये डाइलेक्ट्रिक का और ये एयर का, और सीरीज दिखा दो, ठीक है। अब इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वैक्यूम के लिए, और मीडियम के लिए के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो वैक्यूम है, ये वैक्यूम, इसके लिए क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 20 की दूरी डी माइनस टी, और इसका क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई 20 की दूरी, इसका टी है ना, लिख लिया। तो इसका कैपेसिटेंस इतना, इसका कैपेसिटेंस इतना। अब कोई पूछे सी इक्वलेंट बताइए, तो दोनों सीरीज में है, तो 1/c इक्वलेंट इज इक्वल टू 1, ये C1 है, ये C2 है, तो 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1 प्लस 1/C2, तो C1 एक है, लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये ऊपर आएगा, तो डी माइनस टी प्लस 1/C2, तो बनेगा इन्वर्स करेंगे ना, तो टी अपान के एप्सिलॉन नॉट है। देखो ये और ये मैच कर गया, कर गया। देखो इसका मतलब कि जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे, मैं पूछूंगा सी इक्विवेलेंट बताइए, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस प्लेट्स का डाइलेक्ट्रिक को एक साइड में कर देंगे, सारे डाइलेक्ट्रिक साइड में करके इससे किसी एक प्लेट से टच करा देंगे, और इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, फिर सीरीज और पैरेलल की सहायता से इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। गॉट इट। और इस मेथड का यूज, रिपीट कर रहा हूँ, इस मेथड का यूज बेसिकली हम लोग करते हैं सी इक्विवेलेंट निकालने में, और एक बार सी इक्विवेलेंट निकल गया तो उसके सहायता से एनर्जी के कैलकुलेशंस करने किया जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और बता दो। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए कैपेसिटर का एक प्लेट ए है और एक प्लेट ए है, 20 का डिस्टेंस स्मॉल डी है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का थिकनेस टी का स्लैब है, और एक और डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट 2k है, थिकनेस टी है, ठीक है। कह रहा है फाइंड सी इक्विवेलेंट, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ, ड्रॉ पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ, जबकि इस प्लेट पे क्यू चार्ज है और इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग अल्टरनेट अप्रोच यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, सारे डाइलेक्ट्रिक एक साइड में कर दो, तो फिर ये जो बनेगा ना, बेसिकली ये कन्वर्ट होगा सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो सारे डाइलेक्ट्रिक को पास में कर दो इस तरीके से। एक काम करते हैं ना, इसमें एक मेटल भी यूज कर लो, मेटल, ताकि क्वेश्चन और इजीली और थोड़ा और अच्छा हो जाए। दिस इज मेटल, मेटल, और इसका थिकनेस भी टी मान लो, ठीक है। तो सबको एक दूसरे के पास कर दो। चलो, तो सारे डाइलेक्ट्रिक को मैं एक दूसरे के पास सटा के रख दिया। ऐसे क्या किया, टच करा के एक दूसरे से रख दिया। पहला मेथड यूज कर रहा हूँ K2K, पहला मेथड K2K, और पता है मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। अब देखिए ये थिकनेस T, ये भी थिकनेस T, ये भी थिकनेस T, तो ये थिकनेस क्या होगा, D माइनस टी हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, एक एयर का, एक K, एक 2K, एक इन्फिनिटी, और सबको एक सीरीज में ऐड कर दीजिए। तो सबको एक सीरीज में ऐड करेंगे इस तरीके से, ऐसे लिखेंगे, सबको सीरीज में ऐड करेंगे। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। इसका क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। इसका क्या होगा, के कितना 2k है ना,
अच्छा 1 2 3 4 4 डाइलेक्ट्रिक है, तो इसको लिखेंगे, ये 2k है ना, 2k तो क्या बनेगा 2k एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, और ये थिकनेस टी है। अब इन्फिनिटी का आता है, इसे क्या बनेगा इन्फिनिटी एप्सिलॉन नॉट ए अपान थिकनेस टी। लेकिन तीनों किस में है, सीरीज में है, तो 1 अपान सी इक्वल, तो तीनों सीरीज में है तो 1 अपान सी इक्वल सब इन्वर्स कर दो, तो बनेगा डी माइनस टी अपान एप्सिलॉन नॉट ए प्लस ये बनेगा टी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, ये बनेगा टी अपान 2k एप्सिलॉन नॉट ए, ये बनेगा टी अपान इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी, तो ये टी अपान इन्फिनिटी क्या आएगा 0, तो बन गया 0, और ये 2 का टर्म, तो यहाँ भी 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जोड़ोगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो क्या आ जाएगा 3, बन गया इतना। अब यहाँ से आपके पीछे सी इक्वलेंट, तो आप निकाल लोगे ना, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, गॉट इट। तो यहाँ पे मैंने आपको सी इक्वलेंट निकालना सिखाया। अब कह रहा है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ, लेकिन रिपीट कर रहा है, ये जो अप्रोच है एक दूसरे की तरफ टच करके रखना, ये सिर्फ सी इक्वलेंट के लिए करता है, ताकि मैं एनर्जी कैलकुलेट कर सकूं, ये ड्रॉ करने के लिए नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो ये ऐसे, एक्चुअल में तो ये तीनों एक दूसरे से टच करते हुए थोड़ी थे, एयर गैप है, तो एक्चुअल में ग्राफ ड्रॉ करना है ना, ये थोड़ी कि इनको आपस में टच करा दो फिर ग्राफ ड्रॉ करो, बिल्कुल नहीं, टच कराया है सिर्फ सीक्वेंस निकालने के लिए। तो चलिए तो इसमें मैं ड्रॉ करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ। तो देखो ये एयर है, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q अपान ए एप्सिलॉन, ये एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या होता है Q अपान के एप्सिलॉन होता है, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। तो ये तो एयर है ना, तो एयर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एयर चलेगा शुरू में, तो ये चलेगा, लेकिन ये कांस्टेंट है, क्योंकि Q भी कांस्टेंट है, ए एप्सिलॉन सब कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो आप इसको ऐसे बना लो, ऐसे बना दिया। और कितने डिस्टेंस तक, सिर्फ इतने डिस्टेंस तक, और छोटा तक दिखा दो। इसके बाद जब इसमें आएगा तो क्या बनेगा, ये डाइलेक्ट्रिक है, तो इस डाइलेक्ट्रिक में फिर क्या आएगा Q अपान के एप्सिलॉन, के टाइम्स घट गया, तो घट गया, तो फिर ये घट के यहाँ तक आ गया, और कितने थिकनेस तक रहेगा, T थिकनेस तक, फिर आ गया एयर, और एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही रहेगा, मतलब ये ग्राफ बढ़ के यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर यहीं पहुँच जाएगा ऐसे इतने डिस्टेंस तक। जब लेकिन जब इसमें आएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के यहाँ पे 2k बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रॉप कर जाएगा, तो इससे भी घट जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऐसे भी घट जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और घट गया इसमें, फिर एयर आ गया, और एयर में क्या होगा, फिर इसी एयर में एयर के बराबर पहुँच जाएगा ऐसे। तो ये सब एक लाइन में है, ये सब एक लाइन में है। फिर आ गया मेटल, मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे इन्फिनिटी लिखोगे, इन्फिनिटी, तो Q अपान जब इन्फिनिटी आएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, अब पढ़ भी चुके हैं कि मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ग्राफ सीधे कहाँ तक जाएगा, सीधे 0 पे आ जाएगा। अब मेटल में 0 तक इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, 0 तक मेटल, फिर एयर आ गया, तो फिर इसी के बराबर पहुँच जाएगा, इसी के बराबर पहुँच जाएगा, और अब आ गया इस प्लेट पे, तो खत्म, दिस इज द डिस्टेंस D स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ था। अब बात करना आपको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं नीचे को पोटेंशियल मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्राफ ड्रॉ करूँगा। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ना, इधर होगा, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एक्स के बराबर होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो, और एक्स चेंजिंग पोजीशन होगा, तो ये v वर्सेस x में एक लीनियर फंक्शन बन गया ना, v अगर y एक्सिस पे आएगा, ये कांस्टेंट है, तो ये y बराबर mx, तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। लेकिन इसका स्लोप इसलिए नेगेटिव आएगा क्योंकि v बराबर माइनस x लिखोगे ना, माइनस बनेगा, और माइनस बनना भी चाहिए यार, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, सपोज करो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया, इस पॉइंट का, तो 0 आ गया, यहाँ पोटेंशियल ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ,
और अगर ये जीरो है तो इधर जाने पोटेंशियल घटेगा, तो जीरो से घट रहा है ना, तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। तो ये एयर है ना, तो एयर में पोटेंशियल घटेगा तो नेगेटिव आएगा। तो आप ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन दिखाया। फिर डायरेक्ट्रिक आ गया। अच्छा, डायरेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा आएगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा। तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया ना, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो स्लोप कम आएगा, मतलब इस लाइन पे ऐसे चलेगा, स्लोप थोड़ा सा कम आएगा। और जब इसमें जाएगा तो फिर इसके पैरेलल हो जाएगा ऐसे, और पोटेंशियल घटता जाएगा क्योंकि नीचे पर घटेगा स्ट्रेट लाइन के थ्रू। फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ का तो स्लोप इससे भी कम होगा क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड तो और घट गया है क्योंकि 2K वाला है। तो आप इसमें क्या दिखाएंगे, इसका स्लोप इससे भी कम कर देंगे, ऐसे कर देंगे। फिर जब इसमें आएंगे तो ये बराबर है, मतलब ये और यहाँ भी क्या है, आपस में पैरेलल बनेगा। फिर यहाँ बन गया। अच्छा, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल का चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट। फिर से बात करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इसके बराबर पहुंच गया, मतलब यहाँ से जो लाइन बनेगी, यहाँ पे लाइन बनेगी, वो फिर इसके पैरेलल आएगी, ऐसे इस तरीके से बन गई। तो दिस इज V वर्सेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ है और ये पोटेंशियल ग्राफ है, V वर्सेस X ग्राफ। तो पोटेंशियल ग्राफ ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, हेलो स्टूडेंट, अभी मैं बता रहा हूँ आपको फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसमें दो केस में डील करते हैं, बैटरी कनेक्टेड और दूसरा होता है बैटरी डिसकनेक्टेड एंड चार्ज कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि फोर्सेस लगता कैसे है, ठीक है। तो होता ये है, लेकिन ध्यान सुनिएगा भाई, बैटरी जब लगाओगे तो इस कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज हो जाएगा, चार्ज होगा तभी भी इस पे चार्ज रहेगा। तो बैटरी को लगाने से जो इस प्लेट पे चार्ज आया ना, ध्यान रखना, चार्ज आया तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया सपोज करो, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दिखा होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आती है, देखना, अगर मैं इस तरीके से एक लूप सेलेक्ट कर लूं, ऐसे लूप सेलेक्ट कर लूं, तो मैं कहूंगा कि किसी भी कंप्लीट लूप में E.dl का वैल्यू जीरो आएगा, समेशन ऑफ E.dl जीरो आएगा, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस अगर किसी भी कंप्लीट लूप में जाओगे तो जीरो आएगा। तो वही मैं करने जा रहा हूँ, पोटेंशियल का डिफरेंस करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं ये लूप सेलेक्ट करूँ इस तरीके से, और इस लूप का ये जो डिस्टेंस आपने मन से मान लिया x के बराबर है, लेट्स दिस इज x। तो देखना, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो E के बराबर है, तो अगर मैं ऐसे भाग रहा हूँ, सपोज करो ऐसे चल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और चल रहा है ऐसे, तो पोटेंशियल क्या होता है, E.l वेक्टर होता है, E.dl वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो देखो, अगर तुम ऐसे चलते हो, ऐसे चल रहे हो, ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और तुम चल रहे हो उसके परपेंडिकुलर, तो E.l जीरो आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक E.dl जीरो आएगा, आ गया। प्लस इधर जाओगे तो जीरो इसलिए मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बस दो प्लेट के बीच में है, इसी और इसी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर भी जीरो मिलना चाहिए। अगर ये दो प्लेट है, इसी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ इसी के बीच में है, तो जब बाहर जाओगे तो बाहर तो फील्ड है ही नहीं तुम्हारे अनुसार, तो वहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो इधर भी जीरो बनेगा। और जब इधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और तुम जा रहे हो ऐसे परपेंडिकुलर, तो इधर तो है नहीं इसलिए जीरो, और जहाँ पे है वहाँ पे परपेंडिकुलर है इसलिए जीरो। लेकिन जब तुम ऐसे जाओगे ना ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तुम उल्टा जा रहे हो, तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा पोटेंशियल बढ़ता है, तो फिर यहाँ पर आ गया तो प्लस EL लिखेंगे क्योंकि पोटेंशियल बढ़ गया। इसका मतलब कि इस कंप्लीट लूप में जो नेट पोटेंशियल होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, EL के बराबर, क्योंकि इस रास्ते का जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, बट इसमें तो आ गया प्लस EL, तो नेट पोटेंशियल होगा E×L। ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो भी ये चार्ज होता है ना, स्टैटिक चार्ज है, ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड प्रोड्यूस करता है, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, जब एक कंप्लीट लूप चेंज होगे ना, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आना चाहिए, मतलब इसको जीरो आना तय है,
वो तो जीरो आया नहीं। इसका मतलब ये है कि हमने जो डायग्राम बनाया है ना, इसी में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, जिसकी वजह से कंप्लीट लूप में नेट वर्कडन जीरो नहीं आ रहा है या नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो रहा है। तो फिर वो गलती क्या है, मैं बताता हूँ। गलती ये होती है कि जो भी हमने ये तैयार किया ना इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न, एक्चुअल में हमने गलत तैयार किया, वो ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री वहाँ पे इस तरीके से होती है, ऐसे होती है, ऐसे बनती है, यहाँ पे ऐसे बनती है, और जितना तुम दूर जाते हो उतना ही गैप बढ़ता जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिमिनिश्ड होती जाती और जाके जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा गैप कम है, यहाँ पे थोड़ा सा और गैप आएगा, और बाद में थोड़ा सा और गैप होगा, ऐसे गैप बढ़ता जाएगा। जैसा इधर पैटर्न है ऐसा ही इधर ही पैटर्न बनेगा, गैप बढ़ता जाएगा। ठीक है, गैप बढ़ा दो, ऐसा इस तरीके से पैटर्न बनता है। तो जो कैपेसिटर की प्लेट है ना, बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल दिखती है, लेकिन किनारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखती है। इसको बोलते हैं फ्रिंज, फ्रिंज जैसा दिखना, फ्रिंज इफेक्ट। तो जो भी कैपेसिटर की प्लेट होते हैं, इस बाउंड्री पे फ्रिंजेस नजर आती हैं, ऐसे फ्रिंजेस नजर आती है, कर्व फ्रिंज होती है, कर्व। तो अब देखो, अब अगर कोई लूप तुम सेलेक्ट करते हो, सपोज करो ऐसे लूप तुमसे बाउंड्री ना, बाउंड्री तुम कोई ऐसे लूप सेलेक्ट करते हो, ऐसे सेलेक्ट करते हो, तो जब तुम इधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ गया तो प्लस बना। लेकिन जब तुम इधर जाओगे तो पोटेंशियल जीरो नहीं पाता, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, और तुम जा रहे हो इधर तो ये एक्यूट एंगल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट में एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो पोटेंशियल घटेगा। ऑप्टिक्स देखो ना, इधर जा रहे हो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तुम जा रहे हो उल्टा तो 180 ऑप्टिक्स एंगल, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इस रास्ते में पोटेंशियल पॉजिटिव लिखा है, इस रास्ते में पोटेंशियल क्या लिखाऊंगा, नेगेटिव। और जब मैं ऐसे आऊँगा तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, घटेगा। और जब मैं ऐसे जाऊँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है यहाँ पे, और ये ऐसे है, ये ऐसे, तो ये भी एक्यूट एंगल है, तो इधर भी जाने में क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा, नेगेटिव। अब देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सब मिलकर क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, अब रिपीट कर रहा हूँ, ये जो होता है इन तीनों के सम के बराबर आता है, आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और इधर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा इसीलिए वो दूरी की वजह से क्या हो रहा है, एडजस्ट हो जा रहा है और नेट पोटेंशियल को जीरो कर दे रहा है। इसका मतलब कन्फर्म है कि ये चीज़ जो है नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तभी जाके डिफाइंड हो पाएगा जब मैं ये कहूँगा कि कैपेसिटर के कॉर्नर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो एक फ्रिंज की तरफ होना चाहिए, फ्रिंज की तरफ होना चाहिए। इसको बोलते हैं फ्रिंज इफेक्ट, इसको बोलते हैं फ्रिंज इफेक्ट। तो रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इन कैपेसिटर एट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म इन कर्व फॉर्म विच इज नोन एज फ्रिंज इफेक्ट या फ्रिंज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो क्या होता है, अब ये कैपेसिटर इस डायरेक्ट्रिक पे फोर्स कैसे लगा लेता है। जब इस डायरेक्ट्री को तुम ऐसे रखते हो, यहाँ पे ऐसे रखते हो, ऐसे, तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे निगेटिव बनता है, इधर पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस निगेटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा खींचेगा, ऐसे खींचेगा। इस निगेटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने कर्व के पैरेलल उल्टा खींचेगा, ऐसे। अब देखना, ये जो फ्रिंज वाला फील्ड है, फ्रिंज वाला, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। इसका मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक प्लेट है ना, ये जो डायरेक्ट्रिक प्लेट है, ये जो डायरेक्ट्रिक प्लेट है, इस पे, इस वाले एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऐसे लग रहा है और इस वाले एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो ये जो डायरेक्ट्रिक है ना, डायरेक्ट्रिक है, इस पे जो फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये डायरेक्ट्रिक ऐसे पड़ा हुआ है तो ये कैपेसिटर इस डायरेक्ट्रिक को अपने अंदर को खींच लेगा, खींच लेगा। तो इसको बोलते हैं क्या कि इस डायरेक्ट्रिक को ये कैपेसिटर अंदर को खींच रहा है। तो अंदर को किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खींच रहा है, तो फ्रिंज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खींच रहा है, कर्व वाले की वजह से। क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाला, इसकी वजह से नहीं खींचेगा। कैसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस कॉर्नर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये वाला फील्ड इसका नहीं खींचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, ऐसे है, तो
सॉरी नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो इस नेगेटिव फोर्स ऐसे लगाएगा, इस पॉजिटिव पे ऐसे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इधर कैसे आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को अगर इस कैपेसिटर ने अंदर को पुल कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिंज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। अगर इस बाउंड्री पे फ्रिंज नहीं होते तो फोर्स अंदर को नहीं लगाता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक किसी फ्रिंज में आता है तो उस पर फोर्स लगता है डायरेक्ट कैपेसिटर के अंदर की ओर, और डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर की ओर आता है और हमेशा अंदर की ओर आएगा, खींचने की कोशिश करेगा। कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक को अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगा अगर वो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के फ्रिंज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, फ्रिंज अंडरलाइन है। तो लिखो स्टेटमेंट को। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे फ्रिंज है तो डायरेक्ट्रिक अगर यहाँ पे आएगा तो ये जो फ्रिंज है वो अंदर खींचेगा, और अगर यहाँ पर आएगा तो अंदर खींचेगा। लेकिन अगर कैपेसिटर ऐसा है और डायरेक्ट्रिक तुमने ऐसे डाल दिया तो फ्रिंज तो यहाँ पे है ना, फ्रिंज तो यहाँ पे है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये ऐसे इस तरीके से ऐसे है तो इन पे तो फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन ये जो पार्ट है इस पे फोर्स अंदर को लगेगा। क्यों? क्योंकि इतना पार्ट डाइलेक्ट्रिक का इस फ्रिंज में आ गया तो अंदर को लगेगा। ठीक है, इसका मतलब उसी पार्ट पे फोर्स लगेगा जो पार्ट फ्रिंज के अंदर आएगा और वो कैपेसिटर के अंदर को लगेगा। तो स्टेटमेंट नोट करिए। तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर is due to fringe electric field. If any part of dielectrics comes in fringe electric fields, capacitor pull this dielectric inside capacitor. Okay, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मतलब बताना चाहता हूँ कि कैपेसिटर के फ्रिंज में कोई भी डाइलेक्ट्रिक आ गया उसका, या कोई उसका पार्ट आ गया, डाइलेक्ट्रिक का कोई पार्ट आ जाए, ठीक है, उस फ्रिंज में, तो वो कैपेसिटर क्या करेगा, उस डाइलेक्ट्रिक को अंदर को खींचेगा बस। तो उस डाइलेक्ट्रिक का कोई ना कोई पार्ट आना ही चाहिए फ्रिंज में। अगर वो फ्रिंज में नहीं आ रहा है तो फिर अंदर को नहीं खींचेगा। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली इरडो के फार्मूले हैं और इसको डिराइव भी किया जाता है, मैं कर भी दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, बट अभी के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए, इफ बैटरी इज कनेक्टेड, उस केस में इस डायरेक्ट्रिक पे जो फोर्स लगता है, देखिए बैटरी कनेक्टेड, देन जो फोर्स अंदर को लगता है उसका फॉर्मूला होता है प्लस डी यू बाई डेल एक्स। एक्स ये डिस्टेंस है, इस एंड से दूरी मान लीजिए एक्स है। ठीक है, तो फोर्स प्लस डेल बाई डेल एक्स होता है। रिपीट कर रहा हूँ, माइनस बिल्कुल नहीं होता है। कुछ किताबों में अगर माइनस दिया गया होगा तो बता रहा हूँ गलत लिखा हुआ है, आप इरडो के अंदर पढ़िएगा। प्लस डेल बाई डेल एक्स होता है और इसको डिराइव भी किया जाता है बहुत ईजिली। ठीक है, दूसरा, बैटरी डिसकनेक्टेड है। अगर बैटरी इस पर कनेक्टेड नहीं है और चार्ज कांस्टेंट है, उस केस में जो डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लगता है अंदर को, ये फोर्स इसकी वैल्यू होती है माइनस डेल बाई डेल एक्स। रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस साइन होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है माइनस साइन होता है, आप ध्यान रखोगे। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर इज प्लस डेल बाई डेल एक्स। इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड देन फोर्स इज माइनस डेल बाई डेल एक्स। ओके, तो चलो कैलकुलेट करते हैं इस केस का। अच्छा, इसी केस को इम्पॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालने के लिए कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाए तो एनर्जी क्या होगी, हाफ CV स्क्वायर। तो चलिए, इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए ये जो है x के बराबर, ये दो है बेसिकली कैपेसिटर, एक ये और एक ये है, और ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल हैं। कैसे, नंबरिंग कर दो, इसको 0 नंबर दो या 1 नंबर दे दो, 1 1 1, क्योंकि मेटल है तो 1 1, ये भी मेटल है तो 2 2 2 2, देखो 1 2 1 2 1 2, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक और ये एयर आपस में क्या है, पैरेलल है। और वो भी डाइलेक्ट्रिक का कौन सा पार्ट आप यूज़ करोगे, सिर्फ इतना पार्ट का यूज़ करोगे, इतना पार्ट का, क्योंकि इतने ही पार्ट के अंदर एनर्जी है, इसमें एनर्जी है नहीं क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ी से डिमिनिश हो जाता है। तो जब उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, ठीक है, तो उसको कैपेसिटेंस से में काउंट नहीं करेंगे। और वैसे भी तुम्हें बता रहा हूँ, देखो ना क्या होगा, ये सारे के सारे पैरेलल हैं, तो इसका कैपेसिटेंस प्लस इसका कैपेसिटेंस प्लस इसका कैपेसिटेंस एंड प्लस इसका,
तो चार्जेस जब तुम यहाँ दोगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएंगे, इधर की फील्ड नेग्लेजिबल के बराबर होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वजह से जो कैपेसिटेंस आएगा बहुत ही कम आएगा कंपेयर टू दिस वन। तो जब सबको जोड़ोगे तो फिर इसको क्या करोगे, नेगलेक्ट कर दोगे। तो देखिए यहाँ पे दो कैपेसिटर, एक ये वाला एक ये वाला। अब मैंने क्या किया, ये जो है ना इस कैपेसिटी, इस डायरेक्ट्री का जो ये वाला है ना, ये वाला सरफेस मान लीजिए ये जो लेंथ है सपोज करो L के बराबर है, और ये जो लेंथ है वो B के बराबर है। B ये तो D है ना, ये तो D, इसको B मान लो, और ये तुम्हारा D के बराबर है। ये जो प्लेट है, ये प्लेट ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे, और नीचे वाला प्लेट भी ऐसे 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 है। और जब इसमें तुम डायलैक्ट्रिक रखोगे तो डायलैक्ट्रिक रेक्टेंगल शेप का है ना ये वाला पार्ट जो अंदर को आ रहा है, ऐसे अंदर को आ रहा है। तो ये वाला जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो मैं B मान रहा हूँ, B के बराबर है। भाई देखो कैपेसिटर एक प्लेट है ऐसे, अब 20 की दूरी स्मॉल d, देखो कैपेसिटर्स ऐसे है, 20 की दूरी स्मॉल d है। लेकिन ऊपर का कैपेसिटर भी ऐसे है, रेक्टेंगल प्लेट और नीचे भी रेक्टेंगल प्लेट है। तो दोनों की 20 की दूरी क्या है, स्मॉल d है। लेकिन ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ इसको मैंने B मान लिया। तो जो इस प्लेट का विड्थ है B, वही इस डायरेक्ट्री का विड्थ है B। ठीक है, अब चलो तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, दो कैपेसिटर है, एक तो दोनों पैरेलल है, एक डायरेक्ट है, एक इस तरीके से बेसिकली ऐसे। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, K एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा, ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया। तो देखो कितना पार्ट अंदर है, x पार्ट अंदर है, x ही तो पार्ट अंदर है, x पार्ट अंदर है। ये विड्थ B के बराबर है, x पार्ट अंदर है, ये विड्थ B के बराबर है। तो ये वाला एरिया क्या बनेगा, ये वाला एरिया, तो ये जो एरिया बनेगा, ये तो एरिया होता है, वो क्या बनेगा x इंटू B। तो K एप्सिलॉन नॉट A अपान B से क्या है, स्मॉल d। इसका कैपेसिटेंस बन गया। अब बच गया ये वाला, ये एयर वाला। तो एयर वाला क्या होगा, एयर में होगा एप्सिलॉन नॉट, K तो नहीं है 1 होता है, इंटू ये वाला एरिया क्या होगा। अगर मैं कहूँ कि इस प्लेट का जो लेंथ है मान लो L के बराबर है, प्लेट का जो लेंथ है ये लेंथ L के बराबर है, L। ये ऐसा प्लेट है ना, तो ये लेंथ L है, ये विड्थ B है, और दो प्लेट की बीच की दूरी स्मॉल d है। तो बनेगा एप्सिलॉन नॉट A, ये एरिया, इस प्लेट का एरिया क्या बनेगा भाई, एयर का तो बस लेंथ इतना ही है, तो ये पूरा L था, ये x घट गया तो L माइनस एक्स बना। तो बनेगा L माइनस एक्स इंटू विड्थ B। इसका एरिया बनेगा ना भाई, ये वाला प्लेट का लेंथ है कितना L माइनस एक्स, और इधर है B, ये B है L माइनस एक्स, तो ये वाला एरिया। तो इस वाले प्लेट का ये वाला एरिया जैसे ये है, उसी तरीके से इसका भी तो होगा अंदर को ऐसे। तो विड्थ B के बराबर होगा, क्योंकि इसका एग्जैक्टली सेम डायमेंशन है। तो क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट दिस अपान 20 की दूरी स्मॉल d लिख लिया। क्योंकि दोनों कैपेसिटर पैरेलल है तो C इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, C1 प्लस C2। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से कॉमन आएगा एप्सिलॉन नॉट B अपान D। एप्सिलॉन नॉट B अपान D कॉमन है, तो एप्सिलॉन नॉट B अपान D कॉमन आएगा। यहाँ से आएगा KX, यहाँ से क्या आएगा प्लस L माइनस एक्स बनेगा, L माइनस एक्स बनेगा। तो इस कैपेसिटर की कोई पूछे एनर्जी कितनी है, तो इसकी जो एनर्जी होगी इट इज हाफ CV स्क्वायर, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वही है जो इस बैटरी का होगा। तो इसको E मान लो, EMF E है। क्या लिखोगे, हाफ C इक्विवेलेंट इनटू EMF का स्क्वायर, V का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट B अपान D, L को रहने दो, प्लस यहाँ से x कॉमन निकाल लो, तो बनेगा क्या K माइनस 1। तो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू EMF का स्क्वायर बन गया इतना। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा इसका डिफरेंशिएशन, कर दो डिफरेंशिएट इसको, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये काम करो ना, इसको भी रहने दो, इसलिए क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे दिख रहा है, कहीं तुम कंफ्यूज मत हो जाओ। तो V का स्क्वायर कर लो, अब करो डिफरेंशिएट, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट B V स्क्वायर अपान D
इंटू एक्स किस में करोगे तो एल तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का 1 बनेगा, बच गया के माइनस वन, तो के माइनस वन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अंडर बैटरी कनेक्टेड। बैटरी कनेक्टेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रखना। जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन आएगा फोर्स पूछेगा तो आप इसको ध्यान रखोगे। फॉर्मूला क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन डी इंटू के माइनस वन। लिखो वेयर के तो समझ रहे हो डायरेक्टली कांस्टेंट है, डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी है, एप्सिलॉन नॉट समझ ही रहे हो क्या है, परमिटिविटी है वैक्यूम की, वी स्क्वायर क्या है, बैटरी का ईएमएफ है, बी इंपॉर्टेंट, बी क्या है, देखो बी इज द विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बी इज द विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक या कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है इसका ये वाला जो विड्थ है ना, ये वाला विड्थ वो है, मतलब समझ रहे हो ना, एक ऐसा है ना, तो ये वाला विड्थ भी है। तो लिखना बी इज द विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक या कैपेसिटर प्लेट। तो इस फॉर्मूले का याद रखोगे, इसी का मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन डी के माइनस वन। अब आते हैं इस वाले पे, तो इस पे तो कुछ नहीं करना, इसी तरीके से कैपेसिटेंस इतना ही आएगा, ये तो इतना ही आएगा। बस करना क्या होगा आपको, इसकी एनर्जी लिखोगे हाफ क्यू स्क्वायर, क्यू कांस्टेंट है, अपॉन सी, ये वाला सी उठा के प्लेस कर दो और कर दो डिफरेंशिएट, आंसर आ जाएगा। बट उतना यूज नहीं होता है कि कांस्टेंट है, दिस इज द कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कहीं भी देखो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, कहीं भी एक्स नहीं है। इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, ये डायरेक्ट्रिक थोड़ा सा कम अंदर हो या थोड़ा ज़्यादा अंदर हो, फोर्स हमेशा सेम आएगा। और फोर्स कब तक आएगा, जब तक कि डायरेक्ट्रिक इस कॉर्नर के फ्रिंज में रहेगा तब तक फोर्स आएगा, और फोर्स क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो रिपीट करो, बैटरी कनेक्टेड लिखना, दिस फोर्स इज कांस्टेंट। अब फोर्स कांस्टेंट है तो इस डायरेक्ट्रिक का जो मोशन होगा इसके अंदर वो कांस्टेंट फोर्स का मोशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगी। गॉट इट। अब क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि ईएमएफ E1 है, बीच की दूरी डी है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के नॉट के बराबर है। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, पुली के थ्रू हैंग कर रहा है, विड्थ ऑफ डायलेक्ट्रिक एस बी, तो इस डायलेक्ट्रिक का जो विड्थ है ये वाला विड्थ, ये बी के बराबर है, तो ये जो डायलेक्ट्रिक है उसका ये विड्थ बी के बराबर है, ठीक है। या यूं कहिए तो इस प्लेट का जो विड्थ है ये वाला विड्थ बी के बराबर है। अरे क्यों नहीं होगा यार, ये जो डायलेक्ट्रिक है मान लो ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो देखो ये विड्थ डी है, ये विड्थ ये वाला डी है, दोनों प्लेट की बीच दूरी डी है, ये डी है, ये जो है ना ये बी है, बेसिकली स्मॉल बी, ये बी है। तो पूछ रहा है कि विड्थ ऑफ डायलेक्ट्रिक इज बी, देन फाइंड इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, इस स्प्रिंग का इलोंगेशन इक्विलिब्रियम पे कितना है, और इस मास की वैल्यू कितनी हो ताकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या ये डायलेक्ट्रिक इस किनारे के फ्रिंज में है, तो हाँ किनारे पे तो है ही, इसका मतलब उसके फ्रिंज में है। अगर उसके फ्रिंज में है इसका मतलब इस पर फोर्स इधर लगेगा, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इतनी, तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 1/2 एप्सिलॉन नॉट के। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, तो आपकी बार आएगा E1 का स्क्वायर, के माइनस वन आएगा अपॉन बी की दूरी डी, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू, अगर इस स्प्रिंग का इलोंगेशन x है, लेट्स x, तो के नॉट इंटू एक्स। और अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है तो जितना ये फोर्स होगा उतना ही ये ब्लॉक का वेट होना चाहिए, mg। इसको इक्वेट कर दो तो x आ जाएगा, इसको इक्वेट कर दो तो मास आ गया, आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप ऐसे डील करना। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मास m है, दो कैपेसिटर के बीच में, एक कैपेसिटर इधर है, एक कैपेसिटर इधर है। ये कैपेसिटर ईएमएफ E1 से है और ये कैपेसिटर ईएमएफ E2 से है। बीच की स्मॉल डी, यहाँ भी स्मॉल डी है, और इस डायलेक्ट्रिक का विड्थ बी के बराबर है। करा अगर इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और मास m है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस डायलेक्ट्रिक। तो ये डायलेक्ट्रिक कैसे है, तो इधर के कैपेसिटर में है और इधर के भी कैपेसिटर में है, तो ये कैपेसिटर इधर खींचेगा और ये कैपेसिटर इधर खींचेगा अपने अंदर।
तो ये कैपेसिटर इसको आप अंदर खींचेगा और ये कैपेसिटर इसको आप अंदर खींचेगा। तो पूछ रहा है इसका एक्सेलरेशन बताइए। क्या करेंगे, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, दोनों फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, आ गया एक्सेलरेशन। तो चलो ये वाला फोर्स ऐसे, ये वाला फोर्स ऐसे, तो ये फोर्स कितना आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, के माइनस 1 लिख लो पहले, अब v स्क्वायर इज E2 का स्क्वायर माइनस ये वाला फोर्स इसके ऊपर क्या आएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, के माइनस 1 E1 का स्क्वायर, नेट फोर्स आ गया बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, आ गया एक्सेलरेशन। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें कह रहा है कि EMF E की बैटरी लगी हुई है, कैपेसिटर है जिसका लेंथ L के बराबर है, विड्थ D के बराबर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसका भी लेंथ L एग्जैक्टली सेम है, और इस डाइलेक्ट्रिक का विड्थ B के बराबर है। कह रहा है इफ डाइलेक्ट्रिक रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड टाइम पीरियड्स। तो इस डाइलेक्ट्रिक जब यहाँ से छोड़ोगे ना तो इधर भागेगा, क्यों भागेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिंज ऐसा है ना, ऐसे फ्रिंज बनेंगे, ये फ्रिंज इस पे फोर्स लगाया अंदर को, तो ऐसे भागना शुरू होगा, फिर अंदर को एक्सेलरेट होगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। तो जब ये डायरेक्ट्रिक यहाँ से रिलीज करोगा ना तो इसका इस तरीके से आएगा, क्या फ्रिंज आएगा यहाँ पे, तो फोर्स यहाँ पे अंदर को लगेगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से डायरेक्टली ऐसे भागते भागते भागेगा अंदर को, और तब तक इस पे अंदर को फोर्स लगेगा जब तक कि इसका कोई ना कोई पार्ट इस डॉटेड लाइन के साथ में आता रहेगा, या हल्का सा भी इधर रहेगा तभी भी इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि फ्रिंज तो हल्का सा बाहरी से होती है ना, बाहरी होती है, तो ऐसे फोर्स लगेगा। लेकिन ये फोर्स कब तक लगेगा, जब तक कि ये वाला एंड इस क्रॉस को टच ना कर दे, टच कर दे, जब टच कर दिया तो देखो इसकी डायमेंशन ये और ये एकदम सेम है, तो अगर जब ऐसा आएगा तो इस समय ना यहाँ इसके ऊपर फोर्स लगेगा ना इधर लगेगा, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 रहेगा। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आते समय स्पीड बढ़ गई ना, क्योंकि फोर्स लगातार अंदर को है, लेकिन वेलोसिटी की वजह से जब ये आगे की ओर निकलेगा तो इधर से तो हट गया बट इधर आ गया, और ये वाला जो पार्ट होगा ना वो इधर अंदर को फोर्स लगाएगा, तो ये जो फोर्स आएगा इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। इधर इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही ये फोर्स अंदर को लग रहा है, तो बढ़ा रहा है वेलोसिटी। लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद जब ऐसे जाएगा आगे की ओर तो ये फ्रिंज में आ गया, तो फोर्स इधर वेलोसिटी इधर, तो वेलोसिटी घटेगी, और घटते 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 यहाँ पे फिर 0 हो जाएगी। सिमिलरिटी से जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना डिस्टेंस अंदर को बढ़ते बढ़ते स्पीड मैक्सिमम होगी, और उतना ही आगे जाते जाते घट के 0 हो जाएगी। समझो क्या करो भाई, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और बाद में रिटार्डेशन का गया तो जितना दूर इधर चला उतना दूर इधर भी चलेगा रेस्ट में आने के लिए, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड इधर है एक्सेलरेशन का उतना रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड इधर है। तो जब तक ये इधर जाएगा तब तक स्पीड बढ़ेगी, लेकिन जब इसे के बाहर जाएगा तो स्पीड घटेगी। इसका मतलब ये वाला डायलेक्ट्रिक यहाँ से यहाँ पे आएगा और उसके बाद यही डायलेक्ट्रिक वापिस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर स्पीड 0 हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगी तो फिर ये वाला पार्ट तो इसके अंदर आ गया ऐसे, तो फोर्स तभी भी इधर लग रहा हो, तो फिर क्या होगा, ये डायलेक्ट्रिक फिर वापस जाएगा यहाँ से, ये लेंथ बराबर होता है ना, तो ये डायरेक्ट्रिक एक बार फिर अंदर कर जाएगा, अंदर जाएगा तो फिर बढ़ते 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 फिर मैक्सिमम होगी, फिर जब वापस जाएगा तो घटने लगेगा क्योंकि अंदर फोर्स लग रहा है, फिर 0। इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पीरियोडिक मोशन कहलाएगा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों बनेगा। तो यहाँ से यहाँ पे फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घट गई 0, कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया, फिर वो लौटेगा क्योंकि ये वाला पार्ट फिर आ गया। तो इसका मोशन ना इसमें ऐसे होगा, ऐसे। अभी टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम। अब बड़ा इजी निकालेंगे उस टाइम को, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने का भी टाइम t होगा, तो 1 t आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आने का भी टाइम t होगा, तो 1 t और आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आने का भी टाइम t होगा, तो 1 t और आ गया। इसका जो टाइम पीरियड होना चाहिए ना वो 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल t होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकाल लिया, यहाँ रख दो, आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब देखिए
इस वाले डायइलेक्ट्रिक पे इतना फोर्स लग रहा है, तो इस डायइलेक्ट्रिक का जो एक्सेलरेशन होगा, अगर इसका मास m है तो एक्सेलरेशन डायइलेक्ट्रिक क्या है, दिस वन इज दिस फोर्स डिवाइड बाय मास m, कर दो डिवाइड, तो बनेगा एप्सिलॉन नॉट b, अब v की जगह पे e लिखेंगे तो e का स्क्वायर k माइनस 1 डिवाइड बाई स्मॉल d इंटू मास m कर दिया, क्योंकि इसी फोर्स को डायइलेक्ट्रिक के मास से डिवाइड करेंगे। और एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो इस डायइलेक्ट्रिक को कितना दूरी तय करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, सिर्फ l दूरी, क्योंकि ये डिस्टेंस l के बराबर है तो ये भी डिस्टेंस l के बराबर है, देखो l है यहाँ तक, तो ऐसा ऐसा आएगा, तो ये वाला एंड कितना दूरी तय किया, l दूरी तय किया, सिमिलरली ये भी l दूरी तय किया, डिस्प्लेसमेंट l लेना है, तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो u तो जीरो है, रेस्ट से रिलीज हो रहा है, तो हाफ a इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से t को क्या आ गया 2l अपान a का अंडर रूट, तो इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, और a की वैल्यू आपको ये प्लेस करना पड़ेगा बस, ठीक है। थैंक यू।